Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integration. आज हम हमारा सेकेंड यूनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. उसका आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है. अब हम देखते हैं विज़न एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ. अब हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज का मिशन क्या है. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विथ एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. हमारा ये कोर्स आउटकम जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर है, हमारे यूनिट 2 के ऊपर. इससे हम इसे सॉल्व करते हुए इसमें हम अलग अलग मेथड अच्छे से समझ सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका यूज़ करते हुए हम इजीली एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know what is integration and स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे. So let's start today's new topic integration. आज हम यूनिट 2 इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपको 14 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है. ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और वैसे भी देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन का यूज़ हर जगह बहुत बार होते रहता है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है. इंटीग्रेशन होता क्या है अगर नहीं पता है तो यूज़ कहाँ होता है ये कैसे पता चलेगा, नहीं चल पाएगा. ओके, जनरली देखा जाए तो हम कैसे कहते हैं, इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि जो भी हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है उसका रिवर्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन में पढ़ना है. हाँ, ऑफ कोर्स हमें पढ़ते समय उसी तरह से पढ़ना है, बिकॉज कि जो फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव के लिए पढ़े हैं उसका रिवर्स फॉर्म में हम इंटीग्रेशन के लिए पढ़ते हैं. वो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, डोंट वरी. लेकिन सिर्फ इतना कह देने से कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस होती है तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा. तो फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ ही क्यों रहे हैं कि अगर उसका रिवर्स ही करना है तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ उस सबका कैसे अपना एक लॉजिक होता है. प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कहा जाए तो हाँ वो रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन उसका एक अपना इंडिपेंडेंट वो कहीं ना कहीं लाई करता है जिसकी वजह से उसे अलग से बनाया गया है. ठीक है, तो वो जो शायद ज़्यादा इजी हो सकता है कुछ सॉल्व करने के लिए, कहीं पे मतलब डेरिवेटिव का यूज़ बहुत अच्छा होता होगा, कहीं पे इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, रिवर्स प्रोसेस हो जाती है. ओके, तो ये तो हो गया मतलब एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन. लेकिन इसमें भी अभी हमें यह नहीं पता चला कि इंटीग्रेशन क्या होता है. और जनरली कहा जाए कि इंटीग्रेशन क्या होता है तो कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ द एरिया अंडर द कर्व. ऑफकोर्स करेक्ट है कि इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व. किसी भी एरिया के अंदर का, किसी भी कर्व के अंदर का कर्व के अंदर का एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम इजीली निकाल सकते हैं.
लेकिन अभी भी नहीं समझा हमको, सिर्फ हमने तो ओरली सुना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। क्या ड्रॉ किया मैंने? एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ओके, क्या ड्रॉ किया है? एक रेक्टेंगल। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया पूछूं किसी से भी, मैंने कहा कि मेरे घर का जो गार्डन है वो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, तो मुझे उसका एरिया पता करना है। तो मैं उसका एरिया पता कर सकती हूँ क्या? यस, ऑफ कोर्स मैं उसका एरिया पता कर सकती हूँ। कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ करके, बिकॉज कि मेरे घर का जो गार्डन है वो कौन से शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। ओके, मैंने कहा अब कि मेरे घर का गार्डन सर्कल शेप का है, इसका भी मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो निकाल सकते हैं इसका एरिया, ऑफ कोर्स इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। सेंटर देख लेंगे और पाई आर स्क्वायर करके एरिया ऑफ द सर्कल करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रही हूँ। आप बताइए, हर इसका किसी भी इसका एरिया, अब सपोज़ हम ले लेते हैं कोई एक आधे गांव का एरिया निकालना है, तो अब उस गांव, वो गांव सपोज़ एक कोई एक आधा गांव है, वो कितने एरिया में बना हुआ है, बसा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि वह कितने एरिया में बसा हुआ है, तो उसका एरिया निकालो। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे अब एरिया? अगर एरिया रेक्टेंगल शेप का हुआ तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल लेंगे। अगर सर्कल शेप का हुआ तो उसकी हम रेडियस निकाल के निकाल लेंगे। जो या फिर ट्रायंगल शेप का हुआ तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी जो गांव होगा वो क्या ऐसे ही शेप में बसा हुआ होगा क्या? कुछ ऐसा नहीं हो सकता वो गांव। ऑफ कोर्स हो सकता है ना। ठीक है, आपने कोई भी पहाड़ वगैरह देखा है, सब पहाड़ एकदम ट्रायंगल शेप के होते हैं क्या? बताइए, नहीं होते हैं। सब ऐसे कुछ ऐसे जाते, ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग इसमें होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इनका भी हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एरिया निकालते हैं, हाँ, जिनका हमें परफेक्ट, हमें क्या नहीं पता, फिगर नहीं पता, जिनका हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हम उन सब के लिए क्या करते हैं? उन सब का एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। अब किसी ने आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन का कहाँ यूज़ होता है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो इसमें आपने कुछ किया क्या? नहीं। किसने किया? जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया उन्होंने ये सब क्या किया है? इन्वेंट किया कि अगर हमें रेक्टेंगल शेप दिया हो और एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई उन एरिया निकालने की बात जो कि हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन अब मैंने ये तो कह दिया कि इन सब का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब आप लोग को कुछ तो समझ में आ गया। अब लेकिन थोड़ा सा और अच्छा समझना है तो थोड़ी सी और मेरी बात को आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। ओके, तो देखिए, वैसे इसमें हम समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो कभी फिनिशिंग नहीं होगा। ओके, तो सिंपल सा जैसे कि एक और हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि अगर मेरे पास सपोज़ एक रेक्टेंगल शेप का ही एक क्या है, इस तरह से सपोज़ मेरा गार्डन है, उस गार्डन में मुझे सिर्फ क्या करना है, उस गार्डन में मुझे सपोज़ इस तरह से इतने पोर्शन में क्या करना है? गार्डनिंग करना है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस गार्डन में
स्ट्रेट टाइल्स ना लगाओ वॉक करने के लिए, सपोज़, ठीक है, वॉक करने के लिए स्ट्रेट टाइल्स ना लगाते हुए कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे करते हुए टाइल्स लगाया जाए, ठीक है। इतने पोर्शन में प्लांटेशन किया जाए, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ अभी हमने डिसाइड किया, ओके। तो अब डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर टाइल्स लगाना है तो कितना एरिया है, कितनी टाइल्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है, ये एरिया हमें पता करना है सपोज़, ठीक है। तो इस एरिया को पता करने के लिए इतना एरिया पता करना है, तो कैसे पता करा जाएगा, ओके। अब इनका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं ना, है कि हमारे पास इनके लिए फॉर्मूला नहीं है। अब ये एरिया का हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो अब हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसे क्या करा, अभी 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दिया, ओके। तो देखिए 5 हिस्सों में भी मैंने बांटा इसे, तो क्या हुआ, ऐसे रेक्टेंगल शेप्स आ जाएंगी, इनकी लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, लेकिन जो ऊपर का है वो पोर्शन निकलेगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसको, इस एरिया को थोड़ा सा और मतलब क्या करते हैं, इजी करने के लिए अब क्या करते हैं, जैसे कि कम कम होते जाए वो, हम और इन रेक्टेंगल्स को और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितने छोटे छोटे पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं, उतने छोटे छोटे पोर्शन में यहाँ पर हम उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ओके। अभी समझने के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। डिवाइड करने के लिए हमने उसे अच्छे से करना है, ऐसे कोई ऐसे अभी तो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, कर लिया। अब देखिए, अब हमें एरिया निकालना है, तो देखिए अब ये दो लाइन के बीच में बिल्कुल कितना सा पोर्शन बचा, इतना सा, इन लाइन के बीच में बिल्कुल इतना सा, देखो यहाँ पर तो है ही नहीं, एकदम इनफाइन, मतलब बिल्कुल क्या हो, निग्लिजिबल दिखाई दे रहा है सभी को, ओके। फिर इनके लिए क्या करेंगे हम, और हम छोटे छोटे इनमें और क्या करेंगे, इनके बीच में रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम एकदम इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इनका सबका क्या करते हैं, फिर एरिया निकालते हैं और उन सबका फिर क्या करते हैं, सम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एक एक एरिया निकालना है, इनका सम करना है, ये कोई इतना पॉसिबल है क्या, इतना ईजी होता है क्या, नहीं। तो इन सब के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इन सब के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से ये बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको पता चला अभी, तो आप लोग मतलब क्या करोगे, समझ में आ जाएगा आपको कि हम इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं। नहीं तो हम पढ़ते तो बहुत सारे चैप्टर हैं, मगर पढ़ना क्यों है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। जो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई रहती है। फॉरेन कंट्री में तो मतलब बहुत सारी से टीवी में दिखाया जाता है, कितनी मस्त मस्त बिल्डिंग बनी हुई रहती है, कोई कोई जिगजैग मैनर में, ठीक है, बने हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बांध बने हुए रहते हैं, कुछ भी ऐसे इस तरह का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, कितना सारा कुछ ऐसे जो भी होता है। तो इन सब के लिए उन लोग को क्या मतलब एकदम स्ट्रेट एरिया मिलता है क्या, नहीं मिलता है स्ट्रेट एरिया। तो इन सब को स्टडी के लिए उनको किसका यूज़ होता है, वो इतना परफेक्ट किस तरह से बना पाते हैं, किस तरह से बना पाते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। इन सब के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे सिंपल पढ़ते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, वो सब क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर किसी ने आगे चल के फिर सिविल का कुछ और अच्छा काम आगे बढ़ के कुछ इसमें किया, कोई भी इसमें कोई भी फील्ड में किया, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है, इंटीग्रेशन हमेशा हर किसी को यूज़ होता है कहीं ना कहीं। आ रहा है समझ में। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं।
ओके, तो ये एक छोटा सा क्या हुआ कि इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है उसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हमें मैथमेटिकली इसे पढ़ना है, तो हम देखिए यहाँ पर इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ गिवन फंक्शन, हम फर्स्ट यूनिट में फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको पता है उस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए पढ़ना है, तो हम किस तरह से उसे लिखते हैं, i इक्वल टू, आई का मतलब क्या है, आई जो है वो डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन को। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमें, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज दिस, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, लाइक अ एस। ये कहाँ से लिया गया है, ये वर्ड सम से ही लिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम वर्ड से ही क्या करा गया है, इंटीग्रेशन के सिंबल को लिया गया है। ओके, तो ये सिंबल कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, आप लोगों को बनाना है, मतलब ड्रॉ मीन्स बनाना है। इसे लिखने के बाद ही उसका मतलब होता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन कौन कौन से होते हैं यह मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, और उसके बाद में हमेशा क्या लिखना पड़ता है, डी एक्स, क्या लिखना पड़ता है, डी एक्स। ओके, जैसे कि आप डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन करने के लिए। ओके, वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल और डी एक्स, ठीक है। तो ये जो d है न्यूमरेटर का, ये उस साइड में जाके ये क्या हो गया, इंटीग्रल का सिंबल, और ये डिनोमिनेटर का dx कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये f ऑफ x एज इट इज़, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कैसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो याद रखना है कि किस तरह से हम इसे लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब तो आप सभी को समझ ही चुका है, उसके बाद हमें करना क्या है एग्जैक्टली वो भी आपको समझना चाहिए। सब में पहले नोटेशन की कैसे लिखोगे आप लोग, आई इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से उसे हमेशा उसे लिखना है। ओके, उसके बाद जैसे कि हमने डेरिवेटिव की चैप्टर में सब में पहले फॉर्मूले देखे थे, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देखे थे, यहाँ पर भी हमें सब में पहले पढ़ना है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। जब तक कि हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं पता होगा तब तक कि हम ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखना है। मैंने आप लोग को कहाँ यूज़ होता है यह बता चुकी हूँ। ओके, तो ये जो यूज़ होता है वो अभी हम यहाँ पर मतलब पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं, हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ही आगे चल के क्या होता है उसका यूज़ होता है। ओके, कि जैसे कि आप लोग को कोई भी अगर एरिया निकालना हो, कुछ निकालना हो, तो मतलब ऐसा थोड़ी बोला जाता है ना कि कितने फिट का मतलब प्लॉट है करके। हाँ, ऐसे नॉर्मली ऐसे किसी ने कोई प्लॉट ख़रीदा तो वो बताता है कि हाँ मैंने इतने फिट का प्लॉट ख़रीदा, वो ऐसे कहेगा कि मैंने x/2 स्क्वायर फिट का प्लॉट ख़रीदा। ओके, तो जैसे कि ये सब जो फंक्शन रहते हैं हमारे, इस तरह के फंक्शन को अगर इनका कुछ एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले। ओके, तो देखिए आपने लास्ट यूनिट में डेरिवेटिव ऑफ एक्स देखा है, क्या होता है 1। ओके, मैंने अभी बताया आप लोग को उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। तो देखिए कैसे, ये जो डी रहता है ये अगर कहाँ पर आ जाए राइट हैंड साइड में, तो इंटीग्रल का साइन 1, और ये जो डी है वो भी इस साइड में आ जाता है, तो ये dx। ओके, तो सिर्फ क्या रहा यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में x रहा। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो गया, x। बट यहाँ पर तो x+c लिखा हुआ है, ये क्या है। अब हाँ, अब ये भी समझना पड़ेगा कि ये x+c क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने ये फंक्शन लिखा, अब यहाँ पर +c क्या है ये सुनेंगे। ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं
ये इंटीग्रेशन कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है उसकी। क्या नहीं की हुई है? एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि ये इंटीग्रेशन सपोज एक पॉइंट से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ही निकालना है, ऐसा दिया हुआ है कि 0 से स्टार्ट होकर 4 तक के, तो 0 से स्टार्ट हुआ और 4 तक के, तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 3। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 2। तो वो जो यूनिट नंबर 2 है इंटीग्रेशन, वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें कि यहाँ पर कुछ भी क्या नहीं दिया हुआ रहता है, वैल्यूज़ नहीं दी हुई रहती है। ये इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करना है ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर जगह लास्ट में लिखते हैं +C। क्या लिखते हैं? C। और ये जो C होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर जगह यहाँ पर। अगर आपने C नहीं लिखा तो एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। क्यों? अब वो सुनिए, ये जो C है उसके बिना यहाँ पर जो हम फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं उसका मतलब ही नहीं, बिकॉज कि ये C बताता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कि मतलब हमने क्या पढ़े? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए पढ़े ना, कि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। पता है क्या? नहीं। तो कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट हो सकता है। समझ में आया? तो ये C क्या बताता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिक्स ना होने की वजह से हम वहाँ पर लिखते हैं। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहाँ पर +C लिखना बहुत ही नेसेसरी है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? +C लिखा है। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? +C। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं उसी प्रकार से। सेकेंड वन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इक्वल टू n टाइम x⁻n-1। ओके, अब हम इसका रिवर्स करते हैं। तो देखिए रिवर्स करने पर क्या आया है? इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने फर्स्ट वाले में जब इंटीग्रेशन किया तो ये वाला टर्म लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन आप जब x⁻n का कर रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो x⁻n ही लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग इसे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर भी ये जो d है इसको इस साइड में लेके गए। ओके, और ये dx को भी यहाँ लेके गए। तो यहाँ पर क्या रहा? यहाँ पर आ गया n × x⁻n-1। ओके, ये आ गया। और आपका सिर्फ यहाँ पर क्या रहा? x⁻n रहा। तो n तो हमें कहाँ जाएगा? सिर्फ हमें किसका चाहिए था? वेरिएबल का। x⁻n-1 का इंटीग्रेशन क्या है? x⁻n/n। इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। तो बताइए ये दोनों चीज़ सेम ही है? ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ सेम ही है बच्चों। ठीक है, समझने के लिए हमने इस फॉर्म में लिखा है x⁻n की। आपके पास क्या आया है? इंटीग्रल ऑफ x⁻n-1 dx। तो क्या करना है आपको? जो वैल्यू आई है उसमें से, और आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ये n-1 है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? xn-1 +1 किया डिवाइडेड बाय n-1 +1 किया। तो ये क्या हो गया? कट गया आपका, सिंपली वो बचा। ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं हमारे। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इक्वल टू क्या होता है? n टाइम x⁻n-1। तो हमने क्या किया? ये dx को इस साइड लेके गए तो ये यहाँ पर आया,
ये डी को इस साइड में लेकर आए तो वो इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सिर्फ क्या रहा एक्स रेज़ टू द पावर n, जो कि हमें जैसे का वैसा रहने दिए, और n जो मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पर डिवीज़न में आ गया। ओके, तो ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन हमने वहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट में कौन सा फॉर्मूला लिखा है? हमने लिखा है दिस वन। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसा है? यहाँ पे प्लस सी लिखना ही है हमें, सेम ही है। हमने ये फॉर्म में क्यों लिखा है जहाँ पर हम स्टार कर रहे हैं, इसीलिए जिससे कि क्या हो, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखिए अब इजी हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पर पावर में क्या लिखा है n-1। इसका मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है वहाँ पर n की जगह लिखा हुआ है n-1। क्या लिखा हुआ है? n-1। तो हम हमारे दिए हुए फॉर्मूले में n की जगह लिखते हैं n-1 dx, x एज इट इज़ n की जगह हम लिखेंगे n-1। हमारे पास पहले से ही क्या है +1, यहाँ पर फिर से हम n की जगह लिख रहे हैं n-1 +1 प्लस c। तो ये क्या हो गया? ये हो गया -1 + 1 गेट कैंसिल n, -1 + 1 गेट कैंसिल n प्लस c। देखिए सेम ही चीज़ है जो आपको मिली है यहाँ पर और जो ये यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा? तो हमने देखिए अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 dx निकालना हो तो अब हमारे पास 3 मतलब क्या हो गया, ये n की वैल्यू हो गई। हम क्या उसे हमेशा n-1 करते रहेंगे क्या? नहीं, उससे और डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हमने क्या करे, उसमें वही चीज़ है, क्या करना है, देखिए n में +1 करना है। तो ये आपका क्या था n-1, इसमें हमने +1 कर दिया तो -1 और +1 गेट कैंसल, तो सिर्फ क्या रहा n, वही चीज़ है। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, तो कौन सा आप लोग पढ़ते समय कंफ्यूज होंगे नहीं, कौन सा फॉर्म याद रखना है, दिस वन x रेज़ टू द पावर n वाला। ओके, और इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले देखते हैं। थर्ड वन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ k, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या हो जाता है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ 0 आए तो क्या लिखना है कांस्टेंट k प्लस c हमेशा आएगा। प्लस c क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लस c क्या दर्शाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म ही आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म भी एक्सपोनेंशियल टर्म ही है। ओके, प्लस सी का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x log a। ओके, जैसे भी मैंने आप लोग को x रेज़ टू द पावर n का सॉल्व करके बताया, ये भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, a रेज़ टू द पावर x इंटू log a लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x क्या मिलता है, a रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a। ओके, प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है। इसीलिए मैंने आप लोग से कहा था, अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए तो उसका रिवर्स ही हमें फॉर्मूले के लिए करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन x। डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। लेकिन अब लिखते समय इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x लिखेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x प्लस c लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर टर्म के बाद। अब जैसे कि डेरिवेटिव में जिसका डेरिवेटिव लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, जो डेरिवेटिव बताते थे उनके सामने में माइनस का साइन आता था। अब इंटीग्रेशन में जो आप लोग जिस किसी का इंटीग्रेशन लिख चुके रहेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा और वहाँ पर सी से आ रहा होगा,
उसका इंटीग्रेशन, तो उसके सामने में माइनस का साइन आता है। ठीक है, देखिए ये कॉस आया इंटीग्रेशन, तो इसके सामने में माइनस का साइन। इसके बाद देखिए कॉट आया यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस का साइन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x। हमने डेरिवेटिव में ऐसा कुछ पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x, नहीं, हम क्या करते थे, हम डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पर निकालना पड़ता था, फाइंड आउट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x। नेक्स्ट वन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ cot x, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा, माइनस cot x। माइनस का साइन कहाँ लिखेंगे आप लोग, आंसर में। ओके, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x नहीं है, अब क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। ओके, इस तरह का भी हमने डेरिवेटिव में पढ़ा क्या, कि दो टर्म का ऐसे डेरिवेटिव एक साथ में फॉर्मूले में दिया हो, अगर कोई दो टर्म दिए हुए रहते थे तो क्या होता था, वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बात का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है sec x प्लस c। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x होता है माइनस कोसेक x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हमने डेरिवेटिव ऑफ tan x देखा था, अब यहाँ तो आया नहीं, तो ये सब फॉर्मूले थोड़े से अब हमको अलग से पढ़ना है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाता है, log ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log ऑफ sec x प्लस tan x, log के साथ में ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x, फिर बाद में प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ये हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x प्लस c। अब वैसे ही कॉस इनवर्स x के लिए भी था, लेकिन सिर्फ क्या आता था, माइनस का साइन। तो यहाँ पर भी 17 और 18 नंबर वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड अलग है। एक बार आया है साइन इनवर्स x और एक बार आया है कॉस इनवर्स x। तो हमें अगर साइन इनवर्स x लिखने की ज़रूरत होगी तो हम साइन इनवर्स x लिखेंगे, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x लिखना होगा तो माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। और उसमें अगर दोनों में से कोई भी हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो हमने दोनों में से कोई भी एक इंटीग्रेशन लिखा तो वहाँ पर भी कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें कॉस ही चाहिए तो हम कॉस इनवर्स वाले फॉर्म में ही लिखेंगे, या फिर साइन इनवर्स x ही चाहिए तो हम साइन इनवर्स x के फॉर्म में ही उसे लिखेंगे। नेक्स्ट वन में भी उसी प्रकार से हमारा 19 और 20 नंबर के फॉर्मूले में फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, हमें tan इनवर्स x चाहिए तो हम tan इनवर्स x लिखेंगे, अगर cot इनवर्स x चाहिए तो हम cot इनवर्स x लिखेंगे। फिर 21 और 22 में भी वही सेम है। ठीक है, तो जो हमें वहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली लगेगा सेक इनवर्स x लगेगा तो वो यूज़ करेंगे, ना ही तो माइनस कोसेक इनवर्स x यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ और यहाँ पर कुछ नए भी फॉर्मूले हैं। ओके, कुछ न्यू फॉर्मूले भी हैं यहाँ पर, हमें उन्हें भी पढ़ना है। तो ये फॉर्मूले क्या है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को 17 नंबर के फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा। 17 नंबर के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखा है,
अगर 1 को हमने 1 का स्क्वायर भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, बिकॉज कि 1 स्क्वायर मतलब भी 1 ही होता है। ओके, तो ये जो 1 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो अगर हमने यहाँ पर भी 1 नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने ए के फॉर्म में दिया है, जिससे कि अगर कोई दूसरा नंबर भी आए 2, 3 तो आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है tan इनवर्स वाला फॉर्म। ये भी बिल्कुल वैसी ही है, यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर क्या आ गया है? ए स्क्वायर आ गया है। तो इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में भी क्या आता है, लेकिन 1 अपॉन ए आता है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 24, 25 और 26। ये तीनों फॉर्मूलों को आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 24 नंबर वाले फॉर्मूले में प्लस का साइन है, जब प्लस रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा रहा, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है। ये दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, ठीक है, सेम है, इक्वल है। ओके, लेकिन प्लस रहा तो tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला आएगा, ये आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन 25 और 26 वाले नंबर के फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अलग चीज़ है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी अलग है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, क्योंकि पहले इसमें वेरिएबल है, ठीक है, और सेकेंड वाले फॉर्मूले में पहले कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाता है? 1 अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, ठीक है, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो पहले क्या आता है? ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आता है। ओके, सिंपल वे में जब वेरिएबल पहले है x माइनस ए रहा तब न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, और पहले कांस्टेंट रहा तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। आप थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करके आपको किस सिचुएशन में कैसे इसमें याद रह सकता है, उस तरह से आपको इसे याद रखना है। 1 अपॉन ये भी कुछ नए फॉर्मूले हैं, इनका हमने इस तरह के कोई फॉर्मूले डेरिवेटिव में नहीं पढ़े हैं। ओके, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस जो टर्म दिया हुआ है बिल्कुल वही सेम टर्म लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने मॉड का साइन लगाया है ये भी क्या है? कंपल्सरीली है। ठीक है, बिकॉज कि क्यों? इसकी जो माइनस में अगर वैल्यू आती है तो वो कहाँ लिखना है? पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है हमें, इसीलिए। ओके, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको उसी तरह से इसे नोट करना है, कहीं पर भी प्लस से लिखना नहीं भूलना है। 27 और 28 वाले फॉर्मूले में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो सिर्फ यहाँ पर ही माइनस और प्लस में डिफरेंस आता है। ये जो है यहाँ पर दोनों तरफ प्लस ही है, इनका आप ध्यान रखेंगे। ओके, वैसे ही जो सेकेंड वर्स वाला फॉर्मूला है हमने 1 के लिए पढ़ा है कि यहाँ पर 1 रहता है। अगर सपोज़ कोई दूसरे नंबर के लिए फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, तो 1 स्क्वायर है सपोज़, हमने उसके लिए देख चुके हैं। लेकिन अगर 2 स्क्वायर आ जाए तो क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। नेक्स्ट वन 30 नंबर, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाता है 1 अपॉन ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, देन 31 और 32 इनमें ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ ही जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दोनों टर्म अभी न्यूमरेटर में है, और अभी इसी चीज़ को मैंने डिनोमिनेटर में पढ़ाया था 27 और 28 नंबर के फॉर्मूले में। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर में है तो आप लोग का स्टार्टिंग का टर्म कुछ थोड़ा सा अलग आता है,
उसके बाद में जब डिनोमिनेटर वाला लॉग वाला टर्म है सिर्फ वह टर्म भी है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही 30 नंबर का जो फॉर्मूला है ये भी कहाँ है अभी, न्यूमरेटर में। यही सेम चीज़ हमने डिनोमिनेटर के लिए भी यहाँ पर देखा 23 नंबर के फॉर्मूले में, तो वहाँ पर साइन इन्वर्स आया। ओके, अब देखिए 30 नंबर का फॉर्मूला, यहाँ पर भी क्या है, साइन इन्वर्स है। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, 1/2x और जो आप लोग का टर्म है वो, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, अगर आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ना शुरू करेंगे इन फॉर्मूलों को तो आप लोग को ध्यान रख के पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। अगर आप लोग ध्यान रख के पढ़ोगे कि हाँ, तो आप लोग को अपने आप क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है कि इसके बाद में इस तरह से है। यही सेम चीज़ जो इंटीग्रल ऑफ 30 में दिया है वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर फिर उसी का जो डिनोमिनेटर का टर्म वाला टर्म है वो हमने प्लस करके बाद में लिखा है और फिर प्लस सी। ओके, तो सबने पहले इन्हें नोट डाउन करिए अच्छे से। अगर आप लोग का पॉसिबल हो तो एक पेज पे अलग से लिखकर अपने रूम में कहीं पे उन्हें पेस्ट करिए और थोड़ा सा रोज डेली कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़ते जाइए, जिससे कि आप लोग को ये सब फॉर्मूले अच्छे से याद रहें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम। तो हमारा आज के टॉपिक का, हमारे आज के कोर्स आउटकम से हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड होते हैं और मैप्ड होते हैं। तो हमारा आज यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम आउटकम यहाँ पर मैप्ड होता है बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज, और PO7 हमारा भी यहाँ पर मैप्ड होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। आप लोग को इससे एकदम सिंपल सा बेसिक नॉलेज मिलता है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और यहाँ इससे आप बहुत इजीली एरिया और वॉल्यूम भी हमेशा ही लाइफ में कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Our upcoming topic is examples on integration. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.